हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस टॉपिक पे हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 4 जो है उसकी चर्चा करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे आर्टिकल 4 किससे रिलेट करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 4 है वो DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जिसका अर्थ होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानने वाले हैं, जिसे संविधान के पार्ट 4 में एवं इसका आर्टिकल 36 to 51 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये जानते हैं सबसे पहले कि इसे अडॉप्ट किस कंट्री से किया गया। तो इसे आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इसे अडॉप्ट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध ऐसे सिद्धांतों से है जैसे सरकार ऐसे सिद्धांतों का उपयोग करके, ऐसे सिद्धांतों का पालन करके एक ऐसे लॉज और ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो उस राज्य में रहने वाले नागरिकों के लिए जीवन को बेहतर बना सके, उनके जीवन को सुखद बना सके, एक ऐसे वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सके, एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना कर सके। तो वही होता है DPSP। और DPSP के बारे में एक मुख्य बात है कि ये कोर्ट में इसे हम चुनौती नहीं दे सकते। अर्थात यदि DPSP का उल्लंघन हो, जैसे हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम इस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट्स जारी करते हैं। 5 टाइप के रिट्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो DPSP भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि ये ना पूर्ण रूप से ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किसी टाइप का पॉलिसीज़ या किसी टाइप का लॉज लाए या ना लाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आर्टिकल्स 36 to 51। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा है 36। तो 36 में DPSP के बारे में डेफिनेशन यानी परिभाषा दिया गया है कि क्या होता है DPSP, कौन इसे पॉलिसीज़ को लागू कर सकता है, कैसे लॉज को लागू कर सकता है। तो 36 में डेफिनेशन ऑफ DPSP। आर्टिकल नंबर 37 में है कि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोर्ट में इसे आप नहीं जा सकते हैं कि यदि आप DPSP का उल्लंघन हो तो। फिर आर्टिकल नंबर 38 बात करता है कि फिर आर्टिकल नंबर 38 में ये प्रावधान दिया गया है कि एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की जो स्थापना करना, डैट मीन्स सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एवं राजनीतिक स्तर पर एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल नंबर, अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 39। तो आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है कि जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। इसमें किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति एवं सेवा जो है पूर्ण रूप से सभी को बांटना चाहिए, मतलब ये संसाधनों का वितरण करना चाहिए राज्य सरकार को। आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40। तो आर्टिकल नंबर 40 में जो हम पढ़ते हैं कि जैसे 11th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 11th शेड्यूल समझ गए होंगे, ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन। तो आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में दिया गया है। ग्राम पंचायतों के में कितने क्षेत्र होते हैं, तो 29 कार्य क्षेत्र आते हैं। ये आप जब पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में तब उसमें आप लोग जान जाएंगे। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 40। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 41। तो 41 में है कि किसी विशेष दशाओं में कार्य पाने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी रोज़गार, ऐसे कोई आदमी नहीं है जो रोज़गार नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है कि किसी विशेष दशाओं में उनको रोज़गार प्राप्ति करना। जैसे आप मान लीजिए स्टेट में या आपके गांव में कोई रोड बन रहा है तो उसमें उन्हें एक जो है रोज़गार की अवसर की प्राप्ति करवाना स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है। यह है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 42 कहता है कि उनको जो कार्य मिला है वो न्याय संगत होना चाहिए। ये नहीं कि अब कोई सा भी उनको कार्य दे दिया गया, अब उनको कार्य के बदले में उनको वेतन उस टाइप से नहीं मिल रहा है। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 42, जिसमें बोला गया है कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43। तो आर्टिकल नंबर 43 में किया गया है कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जैसे कुछ पैकिंग का काम करती है या कुछ स्पेशल वस्तुएं का निर्माण करती है, तो कुटीर उद्योग का जो है उसमें प्रोत्साहन किया गया है आर्टिकल नंबर 43।
और समान कार्य के बदले समान वेतन, ये भी इसमें व्याख्या किया गया आर्टिकल नंबर 44। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 में आर्टिकल नंबर 44 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से ये तात्पर्य है कि जो इंडिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजियस रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो और समथिंग कुछ भी हो, तो उनके लिए एक ऐसे कानून की व्यवस्था करना जो सभी धर्मों के लिए समान हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 है और इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा इंडिया में, तो वो है गोवा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45। तो आर्टिकल नंबर 45 में ये कहा गया है कि जो 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो बाल जो बच्चे रहते हैं, उन्हें पोषण की व्यवस्था दी गई है, जैसे उनका पोषण हो सके, इसकी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट कराती है। आर्टिकल नंबर 46 में कहा गया है कि जो राज्य के अनुसूचित जाति, डेट मीन्स SC शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट जो है, मतलब अनुसूचित जाति, इन लोगों की जो आर्थिक हितों की देखभाल करना, शैक्षणिक जो स्थिति की देखभाल करना, ये सब इसमें कहा गया है आर्टिकल नंबर 46 में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 में पोषण के बारे में व्याख्या किया गया है, कैसे हम लोग पोषण करते हैं, जैसे स्कूल में मध्याह्न भोजन आता है, ये सब, तो ये सब पोषण के बारे में बताता है। इसमें आता है फिर मद्य निषेध। मद्य निषेध मतलब कैसे एक स्टेट अपने मतलब स्टेट को, अपने नागरिकों को मद्य निषेध पे रोक लगा सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 47। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 48। तो आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया कृषि एवं पशुपालन से जुड़े हुए जो भी व्यवस्था है, वो आर्टिकल नंबर 48 में इसका व्याख्या किया गया है। अब इसी में आर्टिकल 48 का एक सब ग्रुप आता है, जो है आर्टिकल नंबर 48A। आर्टिकल नंबर 48A में जो है, इसमें प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है, अर्थात वन जो है, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का ये एक काम होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 48A। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49। तो आर्टिकल नंबर 49 कहता है कि जो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यानी एक ऐसे पुराने धरोहर हैं, ऐसे ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनकी रक्षा करना। ठीक है, ये नहीं कि उसमें टाइम पे उसमें अपडेट करते रहना, उनकी रक्षा करना, ये है स्टेट गवर्नमेंट का काम आर्टिकल नंबर 49 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 50। तो आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो एग्जीक्यूटिव है एंड कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड जो जुडिशरी है, उनके बीच जो है वो बंटवारा, मतलब पृथककरण जो है, उनके बीच में एक पृथककरण होना चाहिए, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका कभी भी एक साथ मिलकर काम ना करें। अब लास्ट आर्टिकल है हमारा DPSP का, जो है आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, कैसे हम एक स्टेट में कैसे हम अपना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। तो यही था हमारा DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं मैंने उसे बता दिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखने वाले हैं।